हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के हमारा सेशन किस चीज़ का रहेगा? हमारा अब करंट में DFCCIL का एग्ज़ाम है। आज का हमारे जो कंटेंट है क्लास का वो क्या रहेगा? हम 3-4 चीज़ें कवर करेंगे इसके अंदर। DFCCIL एग्जीक्यूटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे PYQ हैं उनको कवर करेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे। दूसरा, जो RRB करंट में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे अपना NTPC है या अपना कोई भी JEE का है, ALP का है, जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, रिसेंट में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब बातों को हम कवर करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है हमारा, ये भी देखो PYQ है, DFCCIL एग्जीक्यूटिव 25 अगस्त 2023 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में प्रयुक्त एक आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है? सबसे पहले तो भाई सिंथेसिस मतलब बनना, प्रोटीन को बनाने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है। तो एक बार हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखते हैं अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हमारी क्या है। सेंटर में हमारा कार्बन होगा, हाइड्रोजन, R ग्रुप, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, हमारा अमीनो ग्रुप है। क्या है? अमीनो ग्रुप है। ये ग्रुप फिक्स्ड ग्रुप होते हैं, ये यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये कभी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, ये फिक्स होते हैं, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की। ठीक है, अब प्रोटीन क्या होता है? बंचिंग ब्रांच ऑफ अमीनो एसिड। इन्हीं अमीनो एसिड की एक ब्रांच होती है, एक लॉन्ग चेन होती है। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर देखी तो उसमें हमने देखा कि हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट था, NH2 प्रेजेंट था। नाइट्रोजन देखते हैं भाई कहीं पे है इसके अंदर, भाई हाँ नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस था स्ट्रक्चर में, यहाँ पे बना देती हूँ एक बार फिर से स्ट्रक्चर, आप सभी देख के बताएंगे। NH2 R एंड COOH। कहीं पे आपका फॉस्फोरस था? नहीं था मैम। कहीं पे पोटाशियम था? नहीं था। सल्फर था? नहीं था। तो ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन जो आपका है नाइट्रोजन। हाँ भाई नाइट्रोजन है, अमीनो ग्रुप है। तो कौन सा एलिमेंट आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सा तत्व इम्पोर्टेंट है प्रोटीन बनाने के लिए? वो है आपका नाइट्रोजन। तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ है, 25 अगस्त 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अष्टक का नियम डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किन्होंने अष्टक का नियम दिया? जॉन न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बीवरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल? हर्बीवरस जो आपके हैं शाकाहारी, किस पोषण स्तर से संबंधित है? शाकाहारी जो हैं वो किस पोषण स्तर से संबंधित हैं? देखते हैं, हम एक बार एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा ट्रॉपिकल लेवल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर हमारे क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारे शाकाहारी होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? भाई जो आप अपने से देख लो, आप अगर शाकाहारी हैं तो आप क्या खाते हैं? ठीक है, क्या खाते हैं भाई? पेड़ और पेड़ों के प्रोडक्ट है ना, पेड़ पौधों को खाते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई? पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है,
तो हम किस पे डिपेंड हुए? प्रोड्यूसर्स पे। हम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, पेड़ पौधों से अपना खाना लेते हैं, तो हम किस पे डिपेंड हो गए? प्रोड्यूसर पे, उत्पादक पे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं, देखेंगे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, और जो शाकाहारी होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो शाकाहारी हैं, वो इन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, इन पे डिपेंड हैं, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, ये क्या होते हैं? कार्निवर्स हैं। ये भाई पेड़ पौधे भी खाते हैं, मान लो एक तरह से पेड़ पौधे भी खाते होंगे, और क्या कहते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं उनको भी खाते हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और हमारा टर्सरी कंज्यूमर जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। अब मान लो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है हमारा, डियर का एग्जाम्पल मान लो, इसको टाइगर खाता है, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे को जो भी मतलब जिसके ऊपर डिपेंड होता है वो अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल में रखे गए हैं। तो हमारा सीधा सा क्वेश्चन था, शाकाहारी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर। जो हमारे प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। अब इसी तरह से हमने इसको डिस्कस क्यों किया? क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्राइमरी कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले प्राइमरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है, तो आप बता सकते हैं किस पे डिपेंड होगा? प्रोड्यूसर पे, है ना। अब पूछ ले सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है भाई? प्राइमरी कंज्यूमर पे। अब पूछ ले टर्शरी किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हम टॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रक्रिया और कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए खाद्य स्रोतों के विखंडन की प्रक्रिया में इसका उपयोग करने को डैश कहते हैं, ठीक है। इसने बोला द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करना फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का लेना, एंड टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, हम बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से अपने खाने को तोड़ते हैं, खाने को तोड़ के हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? डाइजेशन? नहीं भाई, डाइजेशन नहीं कहलाता। डाइजेशन क्या होता है? खाने का पाचन करना, पाचन करने की प्रक्रिया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यह इसका सही जवाब होगा आपका रेस्पिरेशन, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव छोटे कलिकाएं निकाल सकता है जो अलग होकर आगे बढ़ते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन पुट आउट स्मॉल बड दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर? देखो बात क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो दो बड़ में बट जाता है, दो बड़ में सेपरेट हो जाता है और आगे जाके अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अब आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। हमारा इसका आंसर होगा अमीबा, सभी समझ गए होंगे। अमीबा क्या करता है भाई, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इरेगुलर शेप का, वो क्या करता है, दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और फिर क्या बना देता है, टू न्यू डॉटर सेल बना देता है, दो नई डॉटर सेल बना देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। मतलब कि एक था अमीबा, धीरे धीरे इनलार्ज हुआ, बड़ा हो गया, बड़ा होके दो टुकड़ों में टूट गया। अब जब दो टुकड़ों में टूटा है तो दो अलग अलग अमीबा आपके बन गए हैं, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है अमीबा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? अमीबा। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं कि भाई अमीबा तो कैसे करता है, बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है। किससे करता है? बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है।
हमारा ईस्ट क्या करता है, बडिंग करता है, ठीक है, बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बहुत सारी डॉटर सेल बना देता है। लेशमेनिया क्या करता है आपका, ये बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, ये भी अमीबा की तरह बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन ये क्या कहते हैं आपका, एसेक्सुअली डिफरेंट मेथड से भी क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। और अभी जो रिसेंट में स्टडी हो रही है उनसे हमें पता लग रहा है कि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करता है, इसीलिए हमारा सही जवाब होगा अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में 25 अगस्त शिफ्ट 2 में पूछा गया है हमारा। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है। पहले हम देखते हैं कि कोयले के जलने की रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को ही देख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, की प्रेजेंस में हमारी क्या निकलती है, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना। एक ये एलिमेंट था, एक ये अलग एलिमेंट था, दोनों ने मिलके एक पूरा क्या बना दिया है, एक गैस बना दी है, एक कंपाउंड बना दिया है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला बना रहे हैं और साइड में आपकी हीट निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन में सीधी सी बात है, हुआ क्या, दो अलग अलग तत्वों ने मिलके एक पूरा कंपाउंड बना दिया, पूरा मॉलिक्यूल बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, संयोजन। क्या बोलते हैं, संयोजन, की अलग अलग दो एलिमेंट थे, दोनों ने आपस में जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बना दिया, नया कंपाउंड बना दिया, ठीक है। ऐसा ही इस रिएक्शन में हुआ है। अब हम एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारा डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन हमारा क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा और मोर कंपाउंड बना देगा, ज्यादा सब्सटेंस बना देगा, ठीक है। हमारे पास क्या था, A+B है, एक कंपाउंड है, यह टूट जाएगा दो में, क्या करेगा, टूट जाएगा दो में, सॉरी देखते हैं, इस तरह से A+B है, ये टूट जाएगा A+B के अंदर, ठीक है। एक कंपाउंड था, दो अलग अलग एलिमेंट बना दिए, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, A+B हमारा क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट जुड़ के एक पूरा क्या कंपाउंड बना रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई चीज़ डिस्प्लेस्ड हो जाए, अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाए। देखेंगे इस रिएक्शन में क्या होता है, A+B एंड C, ये C किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ B के साथ। अब इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, A के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और हमारा B बाहर निकल जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो कंपाउंड इधर उधर हो जाएं, उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर दो एलिमेंट अलग अलग जुड़ जाएंगे और एक नया कंपाउंड बना देंगे। इस चीज़ को याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब देखो ये सारी समझने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं होता है, तो हमें सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ओम के नियम का सही प्रतिनिधित्व है। ओम रूल्स क्या होता है भाई, ओम लॉ क्या है, V = IR, वोल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट एंड R से हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताएं, V = IR, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमारा PYQ है जैसा कि आप देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन क्या है पढ़ते हैं। एक उदासीन विलयन का pH 7 होता है, ठीक है। इसने बोला न्यूट्रल जो चीज है, उदासीन जो है आपका सॉल्यूशन, उसका pH 7 होता है, ठीक है। ये बात बोल दी इसने। दूसरी बात क्या बोली, वैल्यूज मोर देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। जो 7 है उससे ज़्यादा की वैल्यू एसिडिक होती है। पहले अब हम pH की बात कर लेते हैं, pH क्या है, ठीक है भाई। pH आपका किसी भी सॉल्यूशन का अगर 7 है न्यूट्रल होगा, ठीक है, उदासीन होगा, और अगर हमारा किसी भी चीज का pH 7 से ज्यादा है बेसिक होगा, ठीक है। अगर हमारा किसी भी चीज का pH 7 से कम है, 7 से नीचे है, तो हमारा अम्ल होगा, एसिड होगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट दी है pH 7 होगा तो उदासीन होगा, बिल्कुल सही सही बात बोली है। दूसरी बात क्या बोल दी, pH पैमाने पे अगर 7 से अधिक मान है तो अम्ल होगा। भाई अम्ल नहीं होगा, क्षार होगा, ठीक है। तो यह कथन गलत है। तो सीधी सी बात है, ओनली ए आंसर आएगा, केवल पहला कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी हमारा PYQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव बहुविखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? बताएं। अभी हमने किया है इस क्वेश्चन को, अभी किया है हमने। तो हमारा मल्टीपल फिजन कौन शो करता है? अभी करके आए हैं ना, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन को शो करता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है देखेंगे अब अभी हम। प्लाज्मोडियम में हमारा क्या होता है देखेंगे, ये हमारा प्लाज्मोडियम है। इसकी सेल क्या करेंगी भाई, इसकी सेल है ये धीरे 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 धीरे, एक थी ना ये सिंगल सेल थी सेंटर में, ये हमारी क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल न्यूक्लियस है हमारा। अब ये डिवाइड हो जाएंगी, सेल डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड होती रहेंगी, डिवाइड होके यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी और बाहर निकल जाएंगी। ये क्या हो गया, बहुत सारी डॉटर सेल बन गई, बहुत सारे नए क्या बन गए, हमारे प्लाज्मोडियम बन गए। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल फिजन। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फिजन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी हमारा PYQ है। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब इसने क्या बोला, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को घुमा दिया पूरा कि भाई एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो कि जो स्टमक है ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है ना स्टमक, ये स्टमक की लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन द वॉल ऑफ स्टमक इज कोल्ड। अब इसने ये बात ये पूछी है, सीधी सी बात ये पूछी है कि प्रोटीन को कौन से एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को कौन से एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं। तो भाई हमारा क्वेश्चन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सही जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को, ठीक है। अब हमारा क्या है, अमाइलेज। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च को, स्टार्च को भी करते हैं और ग्लाइकोगोन को भी करते हैं, ग्लाइकोजन को भी करते हैं। माल्टेज, माल्टेज किसको करते हैं, माल्टोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन किसको करते हैं भाई, पेप्सिन करते हैं प्रोटीन को। तो सही जवाब हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन, प्रोटीन हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती हैं तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, इसने क्या बोला, इफ द रूट ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, किसी भी प्लांट की जो क्या कहते हैं रूट है, ठीक है, जड़ें हैं, वो हमेशा अगर नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, ग्रोथ कहाँ है, डाउनवर्ड, ग्रोथ कहाँ है आपकी, डाउनवर्ड। ठीक है, देन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज ड्यू टू, तो जो ओव्यूल की, ये हमारी मान लो पोलन ट्यूब है, क्या है, पोलन ट्यूब है। इसने पूछा है देन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज ड्यू टू, भाई जब अपनी क्या कहती हैं, रूट तो नीचे की तरफ क्या करती हैं हमारी, ग्रो करती हैं, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं ओव्यूल की ग्रोथ पोलन ट्यूब के साइड में क्यों होती है, पोलन ट्यूब के टुवर्ड क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है भाई कि जो पोलन ट्यूब की क्या कहते हैं ग्रोथ होती है वो ओव्यूल की साइड क्यों होती है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है हमारा कीमियोट्रोपिज्म, कीमियोट्रोपिज्म रसायनानुवर्तन, कीमियो मतलब केमिकल, ट्रोपिज्म मतलब क्या कहते हैं, ट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की साइड में मूवमेंट होना। ठीक है, जो पोलन ट्यूब है ना उससे क्या कहते हैं वो किस तरह से ग्रो करती है, देखेंगे, पोलन ट्यूब ग्रो इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल फ्रॉम ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स से जो भी केमिकल सिग्नल आते हैं, जो भी केमिकल आते हैं उनके अकॉर्डिंग पोलन ट्यूब क्या करती है आपकी, ग्रो करती है। सिंपल सी बात है, समझते हैं हम। आपकी पराग नलिकाएं बीजांड से निकलने वाले रासायनिक संकेतों के कारण उनकी ओर बढ़ती हैं। जो बीजांड से आपके रासायनिक संकेत निकलते हैं ना, क्या निकलेंगे, रासायनिक संकेत, उनके कारण बढ़ती हैं, किनके कारण, रासायनिक संकेत की वजह से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कीमियोट्रोपिज्म हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कवक में उदर तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं हैं जो जनन में सम्मिलित होती हैं। किसके अंदर है भाई, स्पायरोगैरा के अंदर। किसके अंदर होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर, स्पायरोगैरा के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ये जो चीज, ये टीनी बॉम मोनेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, ये गुच्छे, गोल गुच्छे जैसी संरचनाएं, ये क्या करती हैं, बीजाणु बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बीजाणु बनाती हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल होती है सारे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, ओनली फिजन। क्या करेंगे, ओनली फिजन, क्योंकि भाई जब एक ही सेल हो सारे काम करने के लिए तो वो सेल ही टूट सकती है और नई चीज बना सकती है। वही रिप्रोडक्शन करेगी, वही रेस्पिरेशन करेगी, पाचन भी उसी से होगा, जनन भी उसी से होगा, सारे कार्य उसी से होंगे। तो ओनली फिजन इसका विखंडन ही कर सकती है केवल। तो डी इसका क्या है, सही जवाब है। भाई अगर उसको और भी काम करने तो उसके पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल होनी चाहिए, है ना, अच्छी सेल होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए डिफरेंट रोल प्ले करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रजातियों के दीर्घकालिका उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्ले ए क्रूशियल रोल इन द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ऐसी क्या चीज है जो एक स्पीसीज की उम्र बढ़ा देती है, उसका जीवन काल बढ़ा देती है, ऐसी क्या चीज है भाई। देखते हैं,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप ग्रोथ करते रहो, बड़े होते रहो, लंबे होते रहो, डेवलपमेंट होती रहे, भाई आपके पास खूब पैसा आए, आप खूब लंबे चौड़े हो जाओ, तो क्या आपकी उम्र बढ़ जाएगी? नहीं भाई, पैसे से और शरीर से क्या उम्र बढ़ती है? ऐसा होता तो हार्ट अटैक के इतने पेशेंट ही नहीं होते, बहुत से और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन, ये तो ऑप्शन ही अलग है। खंडन से क्या होगा भाई? अगर हम टूट टूट के टुकड़ों में बिखर जाए, कोई एनिमल है, देखो ह्यूमन बींग्स तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कोई छोटा जीव है वो टूट के नई चीज बना सकता है, तो नई चीज बनाने से क्या हो गया? रिप्रोडक्शन है। एक इंसान से नया जीव बन गया तो रिप्रोडक्शन है। इससे क्या हम अपनी जीवन को बढ़ा सकते हैं? जीवन बढ़ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन, ये सेम बात होगी। अगर आप बच्चे पैदा करो तो क्या बच्चे पैदा करने से आपकी उम्र बढ़ेगी? नहीं भाई, नहीं बढ़ेगी, है ना। वेरिएशन, अगर आप अपने जीने के तरीके में वेरिएशन लेके आओ, वैरायटी लेके आओ, अगर आप जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे आपका पर्यावरण चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप भी चेंज हो जाओ, तो आपका जीवन काल बढ़ सकता है। ये रीजन हो सकता है आपका, क्या हो सकता है? विभिन्नता। आप अपने अंदर विभिन्नता लेके आओ, वेरिएशन लेके आओ, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, आपका आसपास का पर्यावरण खराब हो रहा है, तो आप अपनी योगा पे ध्यान दें और चीज़ें करके अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। तो जीवन काल को बढ़ाने का सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है? वेरिएशन लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? किस प्रकार का बल लगाना चाहिए? किसी वस्तु को उसकी जगह से हटाने के लिए उस पर असंतुलित बल लगेगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा? ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज प्लेस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? मास पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? जो आपका ग्रेविटेशन होता है ना, वो सारी चीजों के लिए सेम रहता है। क्या रहता है? सबके लिए सेम रहता है। तो ये क्या है भाई? मास मूस पे कुछ डिपेंड नहीं करता, चाहे भारी चीज हो चाहे हल्की चीज हो, सेम तरह से ग्रेविटी काम करती है। तो ये इंडिपेंडेंट होगा ग्रेविटी के, एम से स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट टू एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में डैश होता है या होते हैं? क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? दो त्रिभुजीय आधार और तीन आयताकार पार्श्व तय होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the magnetic field produced by a current carrying solenoid. Which of the statement is incorrect? कौन सी गलत स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट क्या है भाई? The magnetic magnitude of magnetic field outside but close to the solenoid is extremely large. यह स्टेटमेंट गलत है भाई। क्या बताया है इसने कि भाई सोलिनोइड के बाहर एक्सट्रीमली लार्ज मैग्नेटिक फील्ड होती है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये कथन क्या है? गलत है, यह चीज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है। भाई नेगेटिव भी नहीं हो सकता हमेशा, जीरो भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम जो काम करें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में हो या नेगेटिव वैल्यू में हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही जवाब है, या इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? थ्रस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? किसके समान होता है देखते हैं। किसके समान? ऑप्शन हमारा द्वारक डी के समान होता है, अपर्चर के समान होता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपघटनी परीक्षण में धारा प्रभावित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? एनोड पंख के रूप में, एनोड मड के रूप में जाना जाएगा। भाई जब हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, इम्प्योरिटी हटाते हैं किसी भी चीज़ से, तो कुछ क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, कुछ अशुद्धियां है ना नीचे बैठ जाती है। उस अशुद्धियों को क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? साबुन के रूप में जाना जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत उपघटनी परीक्षण में विद्युत उपघटक निम्नलिखित में से किससे बना होता है? किससे बना होता है? हमारा मेटल सोल्ट से। किससे? मेटल सोल्ट से, धातु के लवण से बना होता है, मेटल सोल्ट से बना हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा? ये रिएक्शन क्या है भाई? पहले इस रिएक्शन को देखते हैं, ये रिएक्शन है क्या, इस रिएक्शन को समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे जब हम, क्या है, H2SO4, इसको हीट करेंगे तो हम क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बन डबल बॉन्ड C। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा हमारा? भाई पहले सिंगल क्या था? सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया? बताएं जल्दी से, क्या बन गया? एथीन बन गया आपका, इथीन बन गया। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। पहले क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड में था, उसके बाद हीट हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड से क्या बन गया आपका? एथीन बन गया। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ ए सॉफ्ट मॉलिक्यूल क्या करते हैं भाई? इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे क्या? देखो इंटरेक्शन के लिए दिया गया है हमारे पास, ये क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड बाइंड विद ग्रीस एंड हाइड्रोफिलिक एंड बाइंड विद वाटर। ठीक है, और ग्रीस हमारा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया हमारा, इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें है लेकिन वाटर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वाटर इसमें भी नहीं है, इसमें वाटर भी है और हाइड्रोकार्बन भी है। भाई जब हम सोप काम करता है तो मेल और ग्रीस के साथ में क्या कौन इंटरेक्ट करता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन करता है। और वाटर के साथ में क्या करते, कौन वो करता है? सॉरी, देखो इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन एंड इंटरेक्ट विद वाटर, दोनों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो इसने क्या बोला? जो हाइड्रोफोबिक एंड है ना, वो तो क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ में एक्ट करेगा, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर के साथ में इंटरेक्ट करेगा। आपका जो मेल और ग्रीस होता है ना, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक एंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा। कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात है। हाइड्रोफिलिक एंड है, जो वाटर लविंग है, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? वाटर के साथ करेगा। जो वाटर से फोबिया खाता है वो किसके साथ करेगा? हाइड्रोकार्बन के साथ में इंटरेक्ट करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What product will be formed when ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid? ये हम कर चुके हैं, तो हमें पता है इथीन और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकला था जब हमने रिएक्शन करी और डबल बॉन्ड बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इन ए सॉलिड फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन? कौन सा सॉलिड फॉर्म में होता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब हमें पता है, बेरियम सल्फेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में है, बाकी सारे लिक्विड फॉर्म में हैं। ये बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और बाकी लिक्विड और गैस की फॉर्म में है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोबार ऑफ आर्गन? आइसोबार क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आइसोबार होता क्या है। ठीक है, आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब देखते हैं आर्गन का, हम देखते हैं 18 एंड 14। ठीक है, और किसका पूछा है भाई? इनमें से किसका देखेंगे तो पोटाशियम का होता है। ठीक है, पोटाशियम का आपका 19 एंड 40 होता है। तो अभी देखते हैं इनमें क्या सेम है भाई। मास नंबर सेम है, दोनों में 40 है मास नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है और इसका 19 है, लेकिन मास नंबर दोनों का 40 है। तो इसके साथ में सही जवाब हमारा क्या हो गया? पोटाशियम। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर? कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है? ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इनलार्ज द स्टेम और रूट इन थिकनेस। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तने और जड़ के व्यास की वृद्धि के लिए? कैम्बियम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अस्थि कोशिकाओं के आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस यौगिक पाए जाते हैं तो उपस्थित में आधारभूत पदार्थ में क्या पाया जाता है? क्या मिलता है भाई, बताएंगे? क्या मिलता है? प्रोटीन एंड शुगर। क्या मिलेगा? प्रोटीन एंड शुगर, प्रोटीन और वसा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज क्या है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है देख लेते हैं अभी कि भाई, जैसे देखो ये बेंजीन है, इसके यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी एच 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 एंड एच। अब सब्सटीट्यूट हो गया। ठीक है, इन एच, कुछ एच में से जगह किसने ले ली? क्लोरीन ने जगह ले ली। क्या किसने ले ली? क्लोरीन ने। तो सब्सटीट्यूशन हो गया कि भाई कोई और आ गया किसी की जगह पे, तो क्लोरीन आ गया, तो क्या होगा? क्लोरीनेशन के क्या कौन सी रिएक्शन होती है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रेगमेंटेशन कॉमन? निम्नलिखित में से किस जीव के खंडन सामान्य होता है? ठीक है, खंडन किस में सामान्य होता है देखते हैं। कुछ ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में खंडन देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है हमें, सही कथन चुनना है। वन ओविडक्ट फॉर्म द यूट्रस। ठीक है, देखते हैं सही कथन क्या है इनमें से। ऐसा होता है? एक ओविडक्ट यूट्रस बनाता है? नहीं। मैनी एग्स आर प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय द ओवरी। नहीं भाई, मैनी एग्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं।
नेक्स्ट, द फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज वोम। वोम नहीं होती है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यूट्रस को वोम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही हजारों उपरिक्वक अंडे होते हैं। हाँ भाई, पहले से ही मैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं जन्म के दौरान ही लड़की के अंदर। ऑप्शन हमारा ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन अक्कर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है, उससे क्या होगा, क्या होगा भाई, एक सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओनली इन सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है। नेक्स्ट, वेयर डज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग कम इनटू द हार्ट। कहाँ से आता है, द लेफ्ट आर्टियम। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। कौन लेके आता है, पल्मनरी वेन्स। कौन लेके आता है, पल्मनरी वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रेड मोल्ड। किसको बोला जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रहीजोपस। ऑप्शन सी सही जवाब है, रहीजोपस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक सिंगल सेल, एक कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण करती है। बताएंगे सभी, किसके अलावा संपूर्ण जीव का निर्माण करती है, रहीजोपस के अलावा सब में संपूर्ण जीव बन जाता है। जब अमीबा दो में डिवाइड होता है तो भी संपूर्ण जीव बनता है भाई। क्लैडोमोनास ये भी अगर दो में डिवाइड होते तो भी संपूर्ण जीव बनता है। बैक्टीरिया भी किसके अंदर नहीं होता, रहीजोपस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सीड आर डिस्पर्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क। देखो अभी देखते हैं, जब एक फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं, ठीक है, और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के और फूलों में होता है, किसके अंदर होता है भाई, एस्टर एंड बाल्सम के अंदर होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा PYQ है, देखते हैं। विद्युत जनरेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, पहला यह है। दूसरा है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है कि ये इट वर्क ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा सही जवाब है। ये क्या करता है देखेंगे हम। पहला कथन क्यों गलत है, इसने क्या बोला, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल। ऐसा नहीं होता भाई, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट करता, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट करता है। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा जो दूसरा कथन है वो सही है, इट वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा PYQ है। विच एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के ये क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। तो भाई इसी के साथ आज की ये सेशन ख़त्म होता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ऐसे ही डेली बेसिस पे डेली क्लास अपलोड होगी आपकी DFCCIL की एग्ज़ाम से पहले। ये रिवीजन क्लास होंगी, इसमें बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे और PYQ कराए जाएंगे, तो क्लास को मिस ना करें। ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से पेपर में अभी रिसेंट में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई क्लास में नई क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।